अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीक जो लाइव सेशन लिया था मल्टीमीडिया बोर्ड पर, उसमें हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स किए थे। 11.1 किया था, 11.2 किया था और 3 किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, जो कि मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर जिन्होंने नहीं किया हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग बेटा, ठीक है। आज जो हमने करने हैं वो 3 न्यूमेरिकल्स मजीद करने हैं इस चैप्टर के। 11.4, 5 और 6 करना है, ठीक है। 11.4 में क्या कह रहे हैं आपसे, पेज नंबर 98 पे सारे न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, सॉरी 38 पे सारे जो है वो न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। वहाँ 11.4 भी है, जाहिर है। कह रहे हैं कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन, ठीक है। जो सबसे पहली बात है सवाल में वो समझने की है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है। अच्छा, आप जब हम लोग वो करके आए थे डेरिवेशन P = 1/3 रो वी स्क्वायर, तो मैंने बताया था आप लोगों को जो वहाँ पे V बार स्क्वायर यूज़ किया था हमने, वो बेसिकली क्या था, मीन स्क्वायर स्पीड थी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि स्क्वायर तो लगा हुआ है और ये मीन भी है, क्योंकि 3 वेलोसिटीज़ का ये मीन निकलता है। कौन सी 3 वेलोसिटीज़, वो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो x डायरेक्शन में होती है, y डायरेक्शन में होती है या फिर z डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको मीन स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब रूट क्यों है, रूट का यहाँ पे क्या वो है मामला, जो हम इसका यहाँ पे रूट लगा रहे हैं, ठीक है। रूट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला भी ड्राइव कर रहा हूँ, छोटा सा फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो उसके फॉर्मूले में आता है रूट, ठीक है। तो रूट भी है, स्क्वायर भी है और वेलोसिटी मीन भी है, तो इस वजह से क्या कहते हैं आप उसको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो आइए, हमने एक स्टेप किया था उस डेरिवेशन के अंदर, आप लोगों को याद हो कि हाफ mv स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kT, ठीक है। जब अब वहाँ ये आखिरी वाली स्लाइड में होगा जहाँ हम बिल्कुल प्रूफ करने लगे थे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मैंने 2 रेफरेंसेस दिए, एक तो रेफरेंस दिया P = 1/3 रो वी स्क्वायर का, वहाँ वेलोसिटी यूज़ की थी, ठीक है। वो वाला तो ये बता दिया, ये इसको इस वजह से कहते हैं मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। ये जो डेरिवेशन हमने की थी, ये वाली कौन सी डेरिवेशन थी, आप लोगों को याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वहाँ मैंने यूज़ करवाया था आप लोगों को। अच्छा जी, अब देखें यहाँ जो है 2 यहाँ नीचे मौजूद है, 2 यहाँ नीचे मौजूद है, कैंसिल हो गया। आगे बात समझ में आ रही, क्या बचा, ये कुछ इस तरीके से बच गया कि mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 kT। समझ में आ गई बात आप लोगों के, ये वाली। अब देखें m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 kT/m। सही है यहाँ तक मामला, ये भी हो सकता है। अगर हम रूट ना यूज़ करें फॉर्मूले में, इसको ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या कहलाएगी, ये स्क्वायर स्पीड कहलाएगी, मीन स्क्वायर स्पीड कहलाएगी। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलें या सिर्फ मीन स्क्वायर स्पीड बोलें, दोनों बातें जो है वो सही है। अगर हम इसको स्क्वायर हटा दें यहाँ से, तो क्या बन जाएगी आपके पास, ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 3 kT/m बन गया। यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया बेटा, और क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू 3 kT/m अंडर रूट के अंदर, ये आ गया अंडर रूट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली क्या फाइंड आउट करने का, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की RMS, यानी कि RMS मतलब क्या है, R फॉर रूट, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर, और V से रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग इसको, स्पीड को, वेलोसिटी को। दैट्स वाई क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं। तो किसका फाइंड आउट करना है आपने, लिखा हुआ है हाइड्रोजन का मालूम करना है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं 800 केल्विन यानी कि 800 केल्विन पर क्या कितनी तेज़ी से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अब 2 बातें और समझने वाली हैं यहाँ पर। बुक वालों ने जो है वो K की वैल्यू यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं दी हुई, ठीक है। और जो है वो मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये एटॉमिक मास नहीं है, मास इन ग्राम्स होगा बेसिकली। जो इस वक्त 800 किलोग्राम पे जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका मास इन ग्राम कितना होगा, वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं बेटा कि कैसे करेंगे। अभी शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। फॉर्मूला समझ में आ गया, फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे वो भी आप लोग पहचान गए होंगे। देखें, अब बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये मैं सिखा दूं आप लोगों को कि पेपर में मोस्टली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की और मास की वैल्यू दी हुई होती है, लेकिन अगर नहीं दी हुई हो सर फिर क्या करें, तो वो भी सीख लें, निकालना, फाइंड आउट करना आप लोग।
देखें के बेसिकली जो है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या डेफिनेशन याद करेंगे आप लोग, द रेशो बिटवीन जनरल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारे पास आर की वैल्यू क्या होती है 8.313, राइट। एवोगैड्रो नंबर तुम्हारे पास क्या होता है 6.02 10⁻23। सही हो गई बात ये वाली। जब तुम इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो आंसर क्या आएगा 1.38 एक्सपोनेंशियल। अभी चेक कर लेते हैं बेटा 1 मिनट के अंदर माइनस समथिंग आना चाहिए। देखिए 8.313 डिवाइडेड बाय 6.02 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ गई बोल्ट्जमैन की वैल्यू आ गई। एक बार मैंने कंफर्म कर लिया, ये समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर का कोई जो है वो यूनिट नहीं होता, जो यूनिट इसका होता है वही यूनिट जो है इसका भी होगा। क्या होता है इसका यूनिट बेटा, जूल्स पर मोल केल्विन होता है। जनरल गैस कांस्टेंट का यूनिट तो इसका यूनिट भी क्या होगा, जूल्स पर मोल केल्विन ही होगा। सही हो गई बात यहाँ तक। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो तरीका हो गया क्या निकालने का, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालने का, आपको लोगों को नहीं दिया हुआ हो तो, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से आप एम निकालना भी सीख लें कि मास कैसे निकलेगा। मास का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल, इसको के इरेज कर देता हूँ मैं, यहीं सेंटर में करवा देता हूँ सही से अच्छे तरीके से। ये बात समझ में आ गई पूरी की पूरी, इसको कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट से, ताकि इसके बाद हम सीखें मास निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो ये पूछा बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, क्या बोलोगे तुम लोग उसको, द रेशियो बिटवीन जनरल गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल्स टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यूज पुट करवाई, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब तुमने निकालना है मास, तो आओ वो भी सीख लें। अच्छा, मास कैसे फाइंड आउट होता है, नंबर ऑफ, आप जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लें या फिर इसमें ब्रैकेट में आप मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, एटम भी लिख सकते हैं और आयॉन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मास इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, यही होता है बेटा, ठीक है। अब मुझे बेसिकली इस छोटे वाले m की वैल्यू चाहिए, सही है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ कितने हैं 1 पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा, m फाइंड आउट करना है, मोलर मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 2 है, ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा 6.02 10⁻23, सही है बेटा यहाँ तक मामला। अच्छा जनाब, अब क्या करूँ, देखें अभी फाइंड आउट हो जाएगा। ये हो गया 2 1 से 2 और इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3.01 बनेगा आई थिंक सो। फिर भी चेक कर लें एक बार हम कि 6.02 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 6.01 ही होता है, 3.01 ही होता है, लेकिन फिर भी चेक करने में कोई बुराई नहीं है बेटा, 3.01 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये देखें क्या बना 3, ये बन गई स्टेटमेंट, m मल्टीप्लाई बाय 3.01 10⁻23, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 से, 1/3.01 10⁻23। अच्छा जनाब, जब तुम 1 को डिवाइड करवाओगे किससे 3.01 से, तो आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3.01, क्या आ गया बेटा 0.332, 0.332 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर कॉल करोगे सॉल्व तो 3.32 10⁻24 आ जाएगा ग्राम्स के अंदर, ठीक है। तुम ये बात जानते हो कि मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम, सो यू आर सपोज टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम्स, ठीक है। क्या करें, कन्वर्ट करने के लिए ग्राम से जब किलोग्राम में जाना होता है तो डिवाइड बाय 1000 करते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय 1000 करेंगे, यानी कि m इज इक्वल्स टू 3.32 10⁻24 ओवर 1000 बोले या 10 की पावर 3 बोले, एक ही बात है। जब करवाया डिवाइड तो आंसर क्या आ गया -27 किलोग्राम। तो ये क्या हो गया, m फाइंड आउट करने का तरीका आ गया, पूरा m फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है। अब
ये सवाल के अंदर भी कर सकते हो अगर तुम्हें m की वैल्यू और k की वैल्यू नहीं दी हुई। तो मैं क्वेश्चन के अंदर नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट मैंने जब जो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा उसमें m की वैल्यू और k की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को मैंने निकालना सिखा दी m की वैल्यू भी और k की वैल्यू भी। अगर पेपर में ना आया हो m की वैल्यू k की वैल्यू ना दी हुई हो तो ऐसे फाइंड आउट होगी, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना तुम लोग, m की वैल्यू को भी फाइंड आउट करने का तरीका। अब जो है हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे फिर पूछ लेना, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, सवाल क्या था, डाटा बनाने थे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11.4 जो है आपने शुरू करना है। कैलकुलेटर्स और बॉक्स अपने पास रखिएगा। टेम्परेचर दिया हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना, 800 केल्विन। अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बात याद रखना वरना सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा, और कुछ है? नहीं बेटा, और कुछ बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ m की वैल्यू अगर दी हुई होगी तो क्या होगी, 3.32 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम्स, और k की वैल्यू क्या होगी, 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 जूल्स पर मोल केल्विन, ठीक है बेटा। अच्छा, अब फाइंड क्या करना था आपने, फाइंड करना है VRMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से और इसका आंसर निकालते हैं। बहुत कॉमन है पेपर में सवाल ये वाला, अक्सर वो बेशतर जो है वो दिया बहुत है। अच्छा जी, सोल्यूशन शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को m और k की वैल्यू नहीं दी होगी ना बेटा, तो यहाँ सोल्यूशन में करोगे m की वैल्यू और k की वैल्यू सॉल्व, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट फिलहाल फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों मैंने अलग से सिखा दिया पूरी कि किस तरीके से हमने m फाइंड आउट करना और किस तरीके से हमने k फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, √3kt/m। देखिएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड √3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 मल्टीप्लाई बाय 800। m की वैल्यू क्या है, 3.32 एक्सपोनेंशियल -27। इस पूरे उसको सॉल्व करवाना साइंटिफिक कैलकुलेटर से, कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा, ठीक है। रूट ऑफ यहाँ लिख देना, जो आंसर बनेगा तुम्हारे पास वो मैं आंसर देख के बुक से लिख देते हैं कि आंसर जो है वो क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, तो खुद ही सॉल्व कर लोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालोगे। सेकंड ईयर में आगे हुए तो सॉल्व करना आता ही होगा कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आंसर बेटा क्या आ रहा है, 3158.6 मीटर पर सेकेंड, 3158.6 मीटर पर सेकेंड, 3158.6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपके पास उस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की, जो कि 800 केल्विन्स पर मूव कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आंसर आप लोग खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख लिया, क्या आएगा। बहरहाल जो भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा, उसका रूट लेंगे तो हो सकता है कि 0.5 0.7 हो जाए, ठीक है। जो एक्चुअल वैल्यू है यही आ रही होगी 3158। तो यहाँ पे आपका जो 11.4 ख़त्म हुआ, इसे अब शुरू करेंगे हम 11.5, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया वो बुक का 11.4 था। अब जब वो 11.5 करेंगे, बहुत आसान सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं आपसे डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको जो है वो आइडियल गैस कोई भी हो सकती है, ठीक है, उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी। फिर इसका पार्ट बी जो है वहाँ कह रहे हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दीज टेम्परेचर्स, यानी कि पर मोल भी निकालनी है और एवरेज भी निकालनी है, पूरी गैस की भी निकालनी है और पर मोल भी निकालनी है। तो कोई ख़ास ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं एक एक पार्ट करवा रहा हूँ दोनों के। आप लोग जो हैं वो दूसरे पार्ट कर लीजिए, जैसे दो दिए हैं ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है ए का भी और 50 डिग्री भी दिया हुआ है, इस तरीके बी का भी 0 डिग्री है और 50 भी है। तो मैं 0 पे कर रहा हूँ, 50 पे आप लोग खुद कीजिएगा। देखें, आपके पास सबसे पहली बात ये कि जनाब आपको जो दिया हुआ है वो फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर 2 मिले में, टी जो एक है पार्ट 1 का, T1 नहीं बोलते कि पार्ट 1 बोल देते हैं इसको, ठीक है। ए का जो पार्ट 1 है
वो है टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, केल्विन्स के अंदर। कैसे कहते हैं अभी बात जानते हैं, TC प्लस 273 जो सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होता है उसको 273 ऐड कर लेते हैं, कितना बन जाएगा बेटा 273 केल्विन्स। आगे बात समझ में ये वाली। अच्छा जनाब, उसके बाद जब आप लोग दूसरा पार्ट करेंगे तो दूसरे पार्ट में क्या होगा, दूसरे पार्ट में जो टेम्परेचर है अल्लाह भला करे कितना दिया हुआ बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो कन्वर्ट कर प्लस 273 कर लोगे और क्या बन जाएगा ये 323 केल्विन्स बन जाएगा। अब बच्चों का सवाल ये होगा कि सर हम कहाँ कन्वर्ट करें टेम्परेचर केल्विन में और कहाँ ना करें। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ फॉर्मूले में डेल्टा T यूज़ हो रहा होगा ना वहाँ पे आपने चेंज नहीं करना, जो सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा वही केल्विन में भी होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ आपको जिस फॉर्मूले में सेपरेट T यूज़ होगा, ठीक है, यानी कि T1 या T2 करके यूज़ होगा, तो वहाँ आपने कन्वर्ट करना होगा सेंटीग्रेड को किसके अंदर, केल्विन के अंदर। कैसे करते हैं, बाय एडिंग 273 विद द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये तो आपके पास दोनों T's आ गए। अच्छा, उसके बाद कुछ और दिया हुआ था, और तो मेरा ख्याल से कुछ भी नहीं दिया हुआ था। क्या फाइंड आउट करना था, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो आइए पार्ट ए का मैं पहला पार्ट कर देता हूँ। आपसे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी इवन हमने यूज़ भी किया है थोड़ी देर पहले। तो आइए देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ हम क्या यूज़ करने लगे हैं। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 kT। कब यूज़ करोगे 3/2 kT, जब तुम्हें एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी पूरी की पूरी गैस की। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या आंसर आएगा। के ई इज इक्वल्स टू 3/2, के की वैल्यू अभी फाइंड आउट करना सिखाई है 1.38 10 एक्सपोनेंशियल -23 मल्टीप्लाई बाय 273, क्योंकि मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ। तो जब इन सबको सॉल्व करवाओगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर हमारे पास आ गया है अब, तो कोई मसले की बात नहीं है, हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1.38 एक्सपोनेंशियल वॉट एक्सपोनेंशियल -23 मल्टीप्लाई बाय 273, तो आपके पास आंसर आ गया 5.65 एक्सपोनेंशियल -21। देख भी लीजिएगा बुक में ये आंसर है कि नहीं है। 5.65 एक्सपोनेंशियल -21 बिल्कुल हमारा राइट आंसर आया है। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, के ई इज इक्वल्स टू 5.65 एक्सपोनेंशियल -21 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी यूनिट क्या होता है, जूल्स होता है। तो ये एक पार्ट आपका हो गया। यहाँ पर एक पहले ए का फर्स्ट पार्ट कर दिया, दूसरा खुद करोगे सिर्फ क्या फ़र्क आएगा कि 323 आ जाएगा यहाँ पर और आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, पार्ट बी में कह रहे हैं आपसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालनी बल्कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है। के ई पर मोल रिक्वायर है। ठीक है, तो डाटा नहीं बना रहा, बस डायरेक्ट रिक्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि डाटा तो सेम रहेगा। तो पार्ट बी का रिक्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, के ई पर मोल। तो यहाँ क्या फ़र्क आएगा अभी देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा। देखें, जब भी पर मोल निकालनी होगी ना आपको काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की, अगर गैस का नाम भी दे देते तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं होती। बस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह, के की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, जर्नल गैस कांस्टेंट यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, फॉर्मूला बन जाएगा 3/2 RT। चूँकि हम पार्ट 1 कर रहे हैं तो इस वजह से हम 273 यूज़ करेंगे। R क्या होता है 8.313, R की वैल्यू बेटा क्या, T की वैल्यू क्या है 273। जब तुम सबको मल्टीप्लाई करवाओगे तो तुम्हारे पास बेसिकली क्या आ जाएगी, यहाँ पर के ई पर मोल आ जाएगी। कितनी आएगी आइए देख लेते हैं कि आपसे कह रहे हैं ये 3/2 तो वैसे ही का वैसे ही लिखा हुआ है इसके ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 8.313 मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या है 273। तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, आंसर आ गया 3404.17। अच्छा जी, 3404.17 जूल। ये क्या आ गई तुम्हारे पास, काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ गई।
पार्ट ए की एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आंसर हो गए दोनों। पार्ट बी खुद कीजिएगा। यहाँ पर जो है आप लोग इस जगह पर 373 यूज़ करेंगे और इस पार्ट में यहाँ पर 373 यूज़ करेंगे, तो आंसर आपका डिफरेंट आ जाएगा। होगा बिल्कुल ऐसे ही का ऐसे ही। और यहाँ पे आपका 11.5 भी जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा आज का आखिरी सवाल होगा, वो कौन सा होगा? 11.6। तो बच्चों 11.6 शुरू करते हैं। इसके बाद बच्चों अब जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है? 11.6 है। तो 11.6 हमारा आज का जो है वो आखिरी सवाल होगा। इंशाल्लाह हम कल जो है 11.7, 8 और 9 करेंगे, लेकिन आज का जो आखिरी सवाल पहले वो देख लेते हैं, कल की बात जो है बाद में करेंगे। पहले देखते हैं 11.6 कह रहे हैं अ 2 किलोग्राम ब्लॉक is taken from a furnace where its temperature was 650 degree centigrade and placed on a large block of ice at 0 degree centigrade। देखें 2 किलोग्राम का आयरन ब्लॉक लिया, आयरन से बना हुआ कि फर्नेस से निकाला। फर्नेस क्या होता है? यानी समझें कि जहाँ पर जो है किसी भी मेटल को गर्म किया जाता है, ठीक है। वेयर इट्स टेम्परेचर वॉज 650 डिग्री सेंटीग्रेड। उस फर्नेस का जो है वो टेम्परेचर कितना था? 650 डिग्री सेंटीग्रेड था। एंड प्लेस ऑन द लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। निकाल के जो है वो किस पर रख दिया? आइस पर रख दिया। आइस का टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। पूछते हैं assuming that all the heat given up by the iron is used to melt the ice, how much ice is melted? अच्छा, जब आयरन का ब्लॉक उठा के रखा बर्फ़ पर, जाहिर है आयरन का टेम्परेचर कितना है? 650 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही रखोगे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यूँ समझ लें कि सारी की सारी हीट जो है किसकी, आपका क्या कहते हैं, आयरन की, वो कहाँ कन्वर्ट हो रही है? किसको करने में? जो आपके पास ये है बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघलाने में, बर्फ़ को मेल्ट करने में यूज़ हो रही है, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ हीट जो बर्फ़ को पिघलाने में यूज़ हो, क्या कहलाती है आपके पास? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। हमें बात पढ़कर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर यूँ समझ लें कि जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्या कहते हैं, आयरन ब्लॉक की, वो बराबर किसके? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर है। क्यों? क्योंकि आयरन ब्लॉक ही जो है वो मेल्ट कर रहा है ना इसको। तो यहाँ पर आपके पास ना जो आयरन ब्लॉक की दी हुई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ना जो है वो आइस की क्या दी हुई है? लेटेंट हीट दी हुई है। तो बुक वाले पता नहीं क्यों मुझे समझ बात नहीं आई कि सिंध बोर्ड जो है वो क्वेश्चन के साथ वैल्यूज, कॉन्स्टेंट वैल्यूज क्यों नहीं लिखता। लेकिन बहरहाल पेपर में लिख के देते हैं, ये घबराइएगा नहीं, सब पेपर में नहीं है। हम क्या करेंगे? पेपर में लिख के देते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज़ क्या है बेटा। फर्दर पहले डाटा बना लें इसका, फिर बाकी हम इसकी वैल्यूज़ भी लिख लेंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। देखें सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपके पास जो मास 1 है, यानी कि मास 1 क्यों कह रहे हैं? ब्लॉक के मास को हमने m1 कह दिया। कितना है बेटा? ब्लॉक का मास है हमारे पास 2 किलोग्राम। इसका टेम्परेचर कितना है? इसको हमने कह दिया फॉर एग्जाम्पल T, और ये क्या हो जाएगा? 650 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई बात ये वाली? अच्छा जनाब, उसके बाद जो है वो आपके पास दूसरी बात है आइस। आइस से पूछने कितना मेल्ट हुआ, तो M2 तो आपने निकालना होगा। जो आइस का टेम्परेचर है यानी कि T2 जो है वो बेसिकली क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके पास। सही हो गई बात यहाँ तक? अच्छा जनाब, उसके बाद जो है और कुछ दिया हुआ है, और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। C यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, और इसके अलावा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, दोनों चीज़ें जो है वो कंफर्म कर लेते हैं एक बार, और उनकी वैल्यूज़ जो है वो सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं। तो आपके पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन दी हुई है बेटा, वो कितनी दी हुई है? वो दी हुई है आपके पास 499.8 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। ये पता है आप लोगों को यूनिट होता है इसका। और हीट ऑफ फ्यूजन जो दी हुई है वो दी हुई है आइस की यहाँ पर 336,000 जूल्स पर किलोग्राम। ये जो है किसकी? हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा जी, उसके बाद जो है रिक्वायर क्या है कि कितना आइस जो है वो मेल्ट हुआ उस आयरन ब्लॉक की वजह से। तो आइए फाइंड आउट करते हैं, यानी कि M2 आपने फाइंड आउट करना है। तो एक कॉन्सेप्ट सीख गए हम यहाँ से कि सर जो स्पेसिफिक हीट कैप जो हीट है किसकी जनाब आयरन की, वो जो है क्या होगी? वही जो है आइस को मेल्ट कर रही है, ठीक है। तो आओ फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हें डेल्टा टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेल्टा टी कितना आएगा तुम्हारे पास? डेल्टा टी जो है हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को माइनस करते हैं। हायर कौन सा है? 650 है, और लोअर कौन सा है? 0 है। तो कैसे निकल जाएगा? 650 माइनस 0 इज इक्वल टू 650 रहेगा। मैंने कहा था फॉर्मूले में अगर डेल्टा टी यूज़ होगा तो सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर ही जो है वो क्या बन जाएगा? केल्विन्स बन जाएगा। आगे बात समझ में ये वाली। अच्छा फॉर्मूला क्या यूज़ करूँ कि जो तुम्हारे पास हीट कैपेसिटी है
बल्कि यूँ कह लेते हैं कि जो हीट एनर्जी है, कैपेसिटी नाम नहीं देते, हीट एनर्जी का नाम दे देते हैं। हीट एनर्जी ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या फॉर्मूला था पढ़ा कर डेल्टा टी का, डेल्टा क्यू का, एम सी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला पढ़कर आए हुए हम, एम सी डेल्टा टी जो है फॉर्मूला किसका होता है बेटा, डेल्टा क्यू का होता है। ठीक है, तो यहाँ भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या होता है, एम एच एफ, ये पढ़कर आए हो तुम फॉर्मूला वाला, तो क्या बन गया M2HF। आ गई बात समझ में यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, देखें देखते जाइएगा, M1 की वैल्यू ये रही 2 किलोग्राम। सही है भाई, लिख दिया। C की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 499.8, तो यहाँ पे क्या आ गया 499.8। डेल्टा टी कितना है 650। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। अच्छा, M2 तुमने फाइंड आउट करना है। HF तुम्हारे पास क्या है 336,000, तो बेटा ये लो 336,000। अब क्या करो कि मल्टीप्लाई और ये वैल्यू यहाँ के क्या हो जाएगी, डिवाइड। M2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 499.8 मल्टीप्लाई बाय 650 ओवर 336,000। तो आओ जल्दी से फाइंड आउट कर लें वैल्यू और आंसर बता दें इसका क्या आंसर आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 499.8 मल्टीप्लाई बाय 650 डिवाइडेड बाय व्हाट 336,000। द आंसर विल बी 1.93। मतलब क्या हुआ इसका कि जो तुम्हारे पास आइस मेल्ट हुआ वो जस्ट 1.93 किलोग्राम जो है वो आइस मेल्ट हुआ है। किसकी वजह से, उस आयरन ब्लॉक की वजह से। तो यहाँ पर हमारा 11.6 भी ख़त्म हो गया और हमारी क्लास भी ख़त्म हो गई। ठीक है, इंशाल्लाह हम बाकी के न्यूमेरिकल जो है वो अगली क्लास में करेंगे। और कोई बात समझ में नहीं आई हो किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके जो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, सर ये समझ में नहीं आया स्टेप। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह खैर।